आई अंडरस्टैंड इट इज वेरी लेंदी, बट दिमाग लगाने जैसा कुछ था नहीं उसमें. आई मीन यू आर जस्ट कैलकुलेटिंग स्टफ, यू आर जस्ट मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग. देयर इज नथिंग, देयर इज नो रॉकेट साइंस हियर. Hello and welcome back. I am Fatima ma'am and we are continuing with complex numbers today. आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर का एक थोड़ा हटके टॉपिक है विच इज लोकस एंड ज्योमेट्री. ये हम लोग आज करने वाले. दिस इज अ बिट डिफरेंट फ्रॉम ऑल द कॉम्प्लेक्स नंबर स्टफ दैट वी हैव डन बिफोर. इसमें थोड़ा बहुत एल्जेब्रा रिक्वायर्ड होता है बट इससे ज़्यादा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नॉलेज इसमें लगता है. तो इसमें एक्चुअली मज़ा आता है बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ फिगर्स एंड यू हैव टू इमेजिन थिंग्स. तो बिफोर वी स्टार्ट विद दिस, आई होप कि आपको जो इक्वेशंस है जनरल फिगर्स के, जनरल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो फॉर्मूले हैं वो आपको आई होप याद है. अगर याद नहीं होंगे एंड इफ यू हैव नॉट चेकड आउट द वीडियो ऑफ द फॉर्मूलेज दैट आई हैव मेड अ स्पेशल फॉर्मूला वीडियो फॉर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, you can go and check that out because we need those formulae before we start with locus of complex numbers. All right, if you have already seen it then we can continue with this. Okay, so let us start. अब एक चीज मैं आपको याद दिला दूं यहाँ पे. when we were seeing modulus and argument of a complex number, तब हमने देखा था कि mod z जो होता है उसका actually मतलब क्या होता है. we'll quickly revise that over here. if I give you a complex number जिसका मॉड्यूलस चलो मैंने बोल दिया 5, मॉड z इज इक्वल टू 5 इफ आई एम सेइंग, तो बेसिकली उसका क्या मतलब है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसका जो ओरिजिन से डिस्टेंस है वो 5 है. दैट इज द मीनिंग ऑफ मॉड z इज इक्वल टू 5. इस चीज को अगर मैंने z को z माइनस z0 लिखा तो चलेगा बिकॉज वो तो ओरिजिन ही है ना. तो z को मैं z माइनस z0 भी लिख सकती हूँ. नाउ इफ आई एम राइटिंग z एज z, इफ आई एम राइटिंग z एज z माइनस z0, तो मैं मॉड z इज इक्वल टू 5 की जगह पे मॉड ऑफ z माइनस z0 इज इक्वल टू 5 भी लिख सकती हूँ इफ आई एम रिप्लेसिंग दैट z विद z माइनस z0. करेक्ट. तो नाउ व्हाट आई कैन से इज दैट सिंपली मॉड ऑफ z माइनस z0 जो है वो रिप्रेजेंट करता है द लेंथ ऑफ अ सेगमेंट, जिसका वो रिप्रेजेंट करता है द लेंथ ऑफ अ सेगमेंट और वो लेंथ जो है वो 5 है. ठीक है. अब वो सेगमेंट क्या है, वो सेगमेंट है एक वेरिएबल पॉइंट z minus a fixed point z0. This variable point z minus some fixed point z0. It is that segment over there. All right. तो अगर mod of z minus z0 मैंने 5 लिखा तो इसका मतलब क्या है, ये मैं ये बोल रही हूँ कि z minus z0 कैन बी एनी सेगमेंट जिसका एक एंड ओरिजिन पे है, दूसरा एंड जो है वो वेरिएबल है, वो कहीं भी हो सकता है प्रोवाइडेड कि वो सेगमेंट का लेंथ जो है वो 5 हो जाएगा. ठीक है. सो सिमिलरली ऑन दैट सेम नोट, अगर जैसे मैं z माइनस z0 ले सकती हूँ, मैं कुछ भी ले सकती हूँ. आई कैन टेक एनी z1 माइनस z2, दो पॉइंट्स z1 और z2 ले सकती हूँ मैं, और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो मैं मॉड्यूलस से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ. ठीक है. नाउ व्हाट इज एग्जैक्टली द इम्प्लीकेशन ऑफ दिस, ये तो हमें पता है. हम इसको इसलिए रिवाइज कर रहे हैं बिकॉज मैं देर विल बी इन्फिनिटली मैनी कॉम्प्लेक्स नंबर्स ना जिसका मॉड z होगा. मतलब अगर मैंने आपको ओरिजिन ले लिया, ये एक मॉड z इज इक्वल टू 5, दिस इज ऑल्सो अज्यूम करो कि 5 मॉड्यूलस का, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, कहीं भी हो सकता है. अब इनका स्पेशल पार्ट क्या होगा, मॉड z इज इक्वल टू 5 जब मैं बात करूं तो ये z कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या खास बात होगी. इसमें खास बात ये होगी कि इसका एक एंड जो है वो सेंटर पे रहेगा और दूसरा एंड जो है ना वो एक सर्कल के सरकमफेरेंस पे रहेगा. अब ये सर्कल क्या होगा, ये एक ऐसा सर्कल होगा जिसका सेंटर ओरिजिन पे है, मतलब वहीं पे जहां से आपका सेगमेंट ओरिजिनेट कर रहा है, और उसका रेडियस इज द सेम एज दिस. बिकॉज सर्कल का डेफिनेशन ही वही होता है ना. सर्कल का डेफिनेशन क्या होता है, एक फिक्स सेट ऑफ पॉइंट्स, एक सेट ऑफ पॉइंट्स, नॉट अ फिक्स सेट ऑफ पॉइंट्स, अ सेट ऑफ पॉइंट्स जिसका एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस सेम है. मतलब इस सर्कल पे अगर आप कोई भी पॉइंट ले लो, सर्कल पे कोई भी पॉइंट ले लो, सर्कल के सर्कमफेरेंस पे लाई करने वाला, उसका एक पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस जो है वो सेम होना चाहिए, एंड दैट डिस्टेंस इज नथिंग बट योर रेडियस. करेक्ट. तो मॉड z इज इक्वल टू 5 क्या रिप्रेजेंट करता है, मॉड z इज इक्वल टू 5 इस सर्कल पे के सर्कमफेरेंस पे लाई करने वाले किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है.
मतलब अगर मैंने आपको मॉड z इज इक्वल टू 5 दे दिया, उसका मतलब क्या होगा, इट इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स दैट लाई ऑन द सर्कम्फरेंस ऑफ अ सर्कल, जिसका सेंटर ओरिजिन पे होगा और जिसका रेडियस 5। वो 5 लेना ही जरूरी नहीं है ना, वो तो कुछ भी हो सकता है। तो अगर इन जनरल मैं आपको मॉड z इज इक्वल टू r दे दूं, तो वो क्या होगा, अगेन इट विल बी अ सर्कल जिसका सेंटर तो ओरिजिन पे ही होगा बट उसका रेडियस फिर r हो जाएगा। ओके मतलब उसका अब फिर उन सारे पॉइंट्स का ओरिजिन से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, उन सारे पॉइंट्स का ओरिजिन से अब डिस्टेंस जो है वो r हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपको ये स्टैंडर्ड वाला सर्कल नहीं लेना है, आपको अगर कहीं और उसको लेकर जाना है, तो सिंपली ये मॉड z माइनस z1 से रिप्लेस हो जाएगा, जहां पे दिस z1 विल नाउ बिकम द सेंटर और ये r ही रहेगा। इसको अगर देखोगे कंपेयर करोगे तो ये जो है यहीं से आएगा। अगर z1 की जगह पे आपने z0 यानी ओरिजिन ले लिया, तो यू आर गोइंग टू गेट मॉड z इज इक्वल टू r ओनली। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। Now, you can of course just directly remember this, but it always makes sense to remember where exactly it has come from. Okay. अब इसके साथ साथ there are a few standard formulae for identifying a locus. Let us quickly have a look at those and you can note them down so that it will help you in questions. सबसे पहला, अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन गिवन है, मॉड ऑफ z माइनस z1 प्लस मॉड ऑफ z माइनस z2 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। यहाँ पे z जो होगा वो एक वेरिएबल है। हमने पिछले कॉम्प्लेक्स नंबर्स के वीडियोस में देखा है कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर वेरिएबल फॉर्म लेते हो, यू टेंड टू टेक इट टू बी z। मतलब जैसे आप लेट अज्यूम करते हो x कॉमा y बी टू नंबर्स स्टैंडर्ड में, जैसे हम लोग बचपन में 10th स्टैंडर्ड तक कर रहे थे। अगर आपको अज्यूम करना है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो द वेरिएबल कॉम्प्लेक्स नंबर दैट यू टेक इज z एंड स्पेसिफिकली z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, ऐसा हम लेते हैं। और z1 और z2 यहाँ पे कुछ फिक्स्ड कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे, तो z इज वेरिएबल, z1 एंड z2 आर फिक्स्ड। अगर इस फॉर्म का इक्वेशन है तो इसके दो कंडीशंस आते हैं। सबसे पहला, अगर k, ये जो कांस्टेंट है राइट साइड में अकेला, अगर वो मॉड ऑफ z1 माइनस z2 है, तो दिस रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन ऑफ अ लाइन which joins z1 and z2. We will see a lot of examples on this, but for now you need to remember, okay? और अगर ऐसा नहीं है कि अगर मॉड ऑफ z1 माइनस z2 की इक्वल नहीं है, तो इट विल रिप्रेजेंट एन एलिप्स। सेकेंड कंडीशन, mod z minus z1 minus of mod of z minus z2, instead of plus if it becomes minus, तो अगर k again if the constant is equal to mod of z1 minus z2, then it will be a ray going from z1 to z2, अदरवाइज इट विल बी अ हाइपरबोला। इसमें वो लेस देन ही होता है, ग्रेटर देन वाला कंडीशन इसमें यूजुअली आता नहीं है। नेक्स्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मॉड ऑफ z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2, वहां पे प्लस माइनस था, डिविजन आ गया। इफ इट इज इक्वल टू k, देन अगर k की वैल्यू 1 होगी, दैट इज इनडायरेक्टली अनदर वे ऑफ सेइंग, अगर ये रेशो 1 होगा विच मीन्स बोथ ऑफ देम आर अगर इक्वल, तो इट इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द सेगमेंट जॉइनिंग z1 एंड z2। अगेन रिमाइंडिंग यू, z1 एंड z2 आर 2 पॉइंट्स ओवर हियर। तो ये जो इक्वेशन होगा, इट इज द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दोस टू, ऑफ द सेगमेंट जॉइनिंग दोस 2 पॉइंट्स मोर स्पेसिफिकली। और अगर k की कोई भी और वैल्यू होगी तो इट इज अ सर्कल। ओके, यहाँ पे अगेन z एक वेरिएबल पॉइंट है और z1 और z2 फिक्स पॉइंट्स है। अगर इस फॉर्मेट का एक इक्वेशन है, z माइनस z1 मॉड ऑफ z माइनस z1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ z माइनस z2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ z माइनस z3, तो ये जो है एक ट्राइंगल रिप्रेजेंट करता है जिसकी वर्टाइसेस 1 2 3 होगी। अब ये तो कुछ फिक्स्ड फॉर्म्स है, अगर इनके अलावा कुछ और आ जाता है, इफ देर इज समथिंग एल्स दैट कम्स हियर अपार्ट फ्रॉम दीज, तो हम इन जनरल क्या करते हैं, हम लोग लोकस आइडेंटिफाई करने के लिए z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई ले लेते हैं एंड देन वी सॉल्व इट लाइक दैट। ठीक है, तो ये सारी चीजें लिख लो, इट विल हेल्प यू अलॉट इन द क्वेश्चन सो दैट यू डोंट फॉरगेट इट। यू कैन फॉर नाउ यू कैन कीप इट इन फ्रंट ऑफ यू एंड देन यू कैन रिमेंबर इट ऑल्सो लेटर ऑन। ओके, so if you have paused and written it, I will move ahead. Let's have a look at the first question. If mod of z minus 8 plus mod of 8 plus z is equal to 16, then what is the locus of z? Okay, let's see. यहाँ पे अगर मैं इसको कंपेयर करूँ mod of z minus z1 प्लस mod of z minus z2 इज इक्वल टू 16 के साथ, तो ये जो है मेरा k बन जाता है।
z1 यहाँ पे जो है वो 8 है और z2 जो है वो -8 है. ओके, लेट्स हैव अ दे कीप दिस इन माइंड, दोनों को 8 मत ले लेना. तो मॉड ऑफ z1 माइनस z2 अगर मैं बोलूं तो क्या आएगा ये, दिस इज नथिंग बट 8 माइनस ऑफ -8, ये तो 16 ही होगा जो कि तुम्हारे के इक्वल है. ये किसकी कंडीशन होती है, ये स्ट्रेट लाइन की कंडीशन होती है. मतलब दिस इज एक्चुअली द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन. सिंपल इनफ, वेरी गुड. Okay, looking at the next question now. The locus of z such that mod of z minus phi iota upon z plus phi iota is equal to 1. अब ये आपके कौन से फॉर्मेट के जैसा दिखता है? This looks like z minus z1 upon z minus z2 is equal to some constant where that constant becomes 1 now. मतलब ये क्या होगा, दिस इज अ लाइन जॉइनिंग z1 इज इक्वल टू फाई आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू माइनस फाई आयोटा. फाई आयोटा इज द पॉइंट 0,5 एंड माइनस फाई आयोटा इज द पॉइंट 0,-5. अब 0,5 और 0,-5 को ज्वाइन करने वाली कौन सी लाइन होती है भाई? 0,5 यानी कि यहाँ पे, 0,-5 यहाँ पे, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन तो आपकी y एक्सिस है. y एक्सिस यानी कि आपका इमेजिनरी एक्सिस, दैट बिकम्स योर आंसर. सुपर. देखा कितना इजी है, दिस इज वेरी वेरी सिंपल. And you can quickly note this down before we move ahead to the next one. Okay, if w is equal to 1 minus iz upon z minus I, then mod of w is equal to 1 shows that in the complex plane z lies on which of the following. ओके, लेट्स सी. ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है w, इसका मॉड अगर 1 बोला है, मतलब ये जो राइट साइड में चीज है उसका भी मॉड 1 होगा. मतलब मॉड ऑफ 1 माइनस आई जेड अपॉन जेड माइनस आई इज इक्वल टू 1. बेसिकली दिस इज व्हाट इज सेड हियर. नाउ इसमें एक चीज को ध्यान रखो कि ये इस फॉर्मेट का नहीं है. दिस इज नॉट लाइक दैट, बिकॉज यहाँ पे आपके z के साथ ना एक आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है और आप कितनी भी कोशिश करो वो जाएगा नहीं, बिकॉज आपने अगर यहाँ से ले लिया वो नीचे वाले z के साथ चला जाएगा. तो यहाँ पे आप वो आपका स्टैंडर्ड वाला कंडीशन नहीं यूज कर सकते, आपको आपके कन्वेंशनल मेथड पे जाना पड़ेगा, यानी कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई लेके. तो सबसे पहले तो अगर मैंने ये दोनों मॉड्यूलस को, आई मीन ये मॉड्यूलस को अगर डिवीजन पे बांट दिया और ये डिनोमिनेटर को इफ आई टेक टू द राइट साइड ऑफ द इक्वेशन, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू गेट. यस, अब क्या करना है, हमें लेना है z को x प्लस आयोटा वाई. तो लेट मी राइट इट एज x प्लस आयोटा वाई. दिस इज इक्वल टू अगेन RHS में भी x प्लस आयोटा वाई माइनस आई. ठीक है, इसका ब्रैकेट ओपन करो एंड लेट अस स्क्वायर द मॉड सो दैट वी डोंट हैव टू अननेसेसरीली राइट द रूट पार्ट देयर. 1 माइनस आई एक्स माइनस आई स्क्वायर वाई, इसका स्क्वायर वी आर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, and over here we have x plus iy minus I. Yep, left side में minus I square will now become plus 1. That means you have 1 plus y minus ix. Why did I do it like this? Because I am trying to separate my real and imaginary parts. इसका square is equal to, right side में if I take I common from here, I am left with I into y minus 1. और इसका भी यहाँ पे square है, यहाँ पे भी x स्क्वायर है. ओके, नाउ इफ आई वांट टू टेक द मॉड एंड स्क्वायर इट, अगर x प्लस आयोटा y का आपको मॉड चाहिए होता है तो इसका मॉड होता है स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी स्क्वायर ऑफ द रियल पार्ट प्लस स्क्वायर ऑफ द इमेजिनरी पार्ट. इसको स्क्वायर कर दोगे तो सिर्फ वो रूट जो है वो गायब हो जाएगा. तो बेसिकली हियर यू हैव 1 प्लस वाई द होल स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, यानी कि प्लस ही हो जाएगा वो स्क्वायर करने के बाद, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 द होल स्क्वायर. करेक्ट. अब एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये मैं ओपन कर दूंगी, तो आई विल गेट वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1.
right? Y square gets cancelled, plus 1 gets cancelled, 2y minus 2y, यहाँ आके it will become 4y is equal to 0, which is nothing but y is equal to 0. ये होता है आपके x axis का equation. X axis यानी कि आपका हो गया real axis. तो your answer is option B, which is nothing but the real axis. Okay, so even if it's not a standard form, not very difficult to solve, all you have to do is just put z is equal to x plus iy over there. Note it down so that we can move ahead. There we go. All right, chalo. Next question. The amplitude of z minus 2 minus 3i is pi by 4. Then you have to find the locus of z. काफी सिंपल है ये, और ये हमने ऑलरेडी इसे बहुत सिमिलर क्वेश्चन पहले देखा भी है. तो आई वुड लाइक यू टू ट्राई दिस ऑन योर ओन फर्स्ट, वीडियो पॉज करके. आई एम श्योर यू विल गेट इट. मेक श्योर दैट यू रिमेंबर एम्पलीट्यूड क्या होता है, कहाँ से आया था. उसके बाद देर इज लिटरली नथिंग इन दिस क्वेश्चन. ओके, तो जस्ट पॉज इट and try to do it on your own, and if you are stuck somewhere then of course we can resume. इसको मैं नाम दे देती हूँ W. ठीक है, तो आपको दिया है W is equal to z minus 2 minus 3i. Let me say that z is equal to x plus iota y. If I separate my real and imaginary parts here, I have x minus 2 plus I into y minus 3. The amplitude of this is what? Amplitude of this will be what? Amplitude of W, if I want, it is going to be nothing but tan inverse of y minus 3 upon x minus 2. And it is given to me that the amplitude is actually pi by 4. The tan inverse will go to the right side of the equation, और वो tan बन जाएगा. So here you are only left with y minus 3 upon x minus 2. y minus 3 upon x minus 2, tan pi by 4 आपको पता है 1 होता है 45. Just take this to the right side, multiply it with 1. This is what you get. एक साइड में सबको लेके आ जाता है. तो you have x minus y minus 2 plus 3 is equal to 0, which is x minus y plus 1 is equal to 0, जो कि है आपका ऑप्शन C. Simple, very easy question. Yeah. Awesome. चलो इसको भी नोट कर लो so that we move ahead. Okay, थोड़ा level up अभी करेंगे. If the imaginary part of 2z plus 1 upon iz plus 1 is equal to minus 2, then what is the locus of the point z? Okay, let us name this as W. Okay, and of course we are going to put z as x plus iota y. So what are you going to get? You are going to get 2 into x plus iota y plus 1 divided by I into x plus iota y plus 1. Let us simplify this and थोड़ा real और imaginary parts को एक साथ ले लेते हैं. तो you have 2x plus 1 plus 2yi divided by ix plus I square y plus 1. If you want to separate the real and imaginary parts here, you will have 2x plus 1 plus 2yi divided by I square is minus 1. So you have 1 minus y plus xi. Now, डिनोमिनेटर में हमें इमेजिनरी नहीं चाहिए होता है. हटाने के लिए हम क्या करते हैं? हम लोग उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं. तो योर expression is now going to become 2x plus 1 plus 2yi divided by 1 minus y plus xi multiply y minus xi. कॉन्जुगेट लेने का सिंपल फंडा याद रखना है, इमेजिनरी पार्ट का आपको सिर्फ साइन बदलना है. ओके, सो यू हैव 1 माइनस y माइनस xi डिवाइडेड बाय इधर भी 1 माइनस y माइनस xi. अब बहुत ही पेशेंटली मल्टीप्लाई करो इसको, डरो मत. 2x प्लस 1 इंटू 1 माइनस वाई, एकदम बेसिक मल्टीप्लीकेशन करेंगे स्टार्टिंग में बिकॉज बड़ा है, इट्स काफी बिग. ओके,
माइनस 2x प्लस 1 इंटू एक्स आई प्लस 2y इंटू 1 माइनस वाई इंटू आई माइनस 2xy आई स्क्वायर. ठीक है, ये सब न्यूमरेटर में करना था. डिनोमिनेटर तो सिंपल a प्लस बी ए माइनस बी है, विच मेक्स इट a स्क्वायर माइनस b square. Correct? Now, if you open the bracket very patiently, you should get, actually you know what, you should not open that bracket because आपको इसका imaginary part दिया है, आपको real part से कुछ काम नहीं. तो just keep this as it is only. No need to multiply this. दूसरा रियल पार्ट यहां से आएगा, माइनस आई स्क्वायर विल बिकम प्लस 1, तो प्लस 2xy. Let us take I common from here. If you take I common from here, अंदर क्या बचेगा, माइनस एक्स इंटू 2x प्लस 1, विच मेक्स इट माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स, और यहाँ पे आएगा प्लस 2y माइनस 2y स्क्वायर. ठीक है, इसको डिवाइड करो एंड नीचे यू हैव 1 माइनस वाई द होल स्क्वायर. ओपन कर देते हैं ना, 1 minus 2y plus y square. Why am I opening it? You don't have to always do it, but imaginary part 0 नहीं है यहाँ पे. imaginary part -2 है, तो वो उधर मल्टीप्लाई होने वाला है, इसीलिए ओपन किया. ओके, माइनस एक्स स्क्वायर आई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया. नाउ व्हाट इज द इमेजिनरी पार्ट हियर? दिस होल थिंग इज योर इमेजिनरी पार्ट. तो दैट इज व्हाई आई डिडंट मल्टीप्लाई दैट, बिकॉज उसका कुछ जरूरत नहीं है यहाँ पे. तो दिस उसने बोला है कि दिस इज इक्वल टू -2, यानी कि माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2y माइनस 2y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2y प्लस y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर is equal to -2. Now you just have to cross multiply. Let me just separate it here. So you get minus 2x square minus x plus 2y minus 2y square is equal to minus 2 plus 4y minus 2y square minus 2x square. Again, you can clearly see couple of things are getting cancelled here. This minus 2x square gone. Minus 2y square gone. What are we left with? X को right side पे लेके जाओ, minus 2y को right side पे लेके जाओ, plus 4y minus 2 are already there. So you have x plus 2y minus 2 is equal to 0, which clearly is the equation of a straight line. I understand it is very lengthy, but दिमाग लगाने जैसा कुछ था नहीं उसमें. I mean, you know, you are just calculating stuff, you are just multiplying and dividing. There is nothing, there is no rocket science here. Okay, so एकदम patiently you need to do it, and with time, of course, your speed will also increase. मतलब once you solve a lot of questions of this type, you will be able to do it fast. बस ध्यान रखना है कि ये जो मल्टीप्लिकेशन वाला स्टेप है यहाँ पे, वेयर यू आर मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग विद द कॉन्जुगेट, तो वहां पे यू हैव टू बी वेरी केयरफुल बिकॉज वहां पे मिस्टेक्स होते हैं. ओके, सो मेक श्योर दैट वी आर नॉट डूइंग एनी मिस्टेक देयर. ओके, z plus I upon z plus 2 is purely imaginary. Then what is the locus of z? Again, very similar. Let me take this as w, and now I'm just going to directly put it as x plus iy plus I divided by x plus iy plus 2, right? Again, same thing, separate the real and imaginary parts. What do you get? You get x plus I into y plus 1, and niche you have x plus 2 plus iy. Same thing, multiply and divide by the conjugate, which is x plus 2 minus iy divided by x plus 2 minus iy, right? Again, let us multiply. So you have x into x plus 2 first, then minus xy into I plus x plus 2 into y plus 1 into I, and finally minus I square y into y plus 1 divided by, नीचे आपके पास है x plus 2 the whole square
minus I square y square. Now here it is purely imaginary, which means your real part is going to become 0. रियल पार्ट का अगर आपको आगे कंडीशन इवेल्युएट करना है तो इमेजिनरी पार्ट को थोड़ा साइड में रखो, ठीक है। तो अगर मैंने अभी इसको ओपन किया, आई विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस 2x and this minus I square will become plus 1 and if you open that bracket there it will be y square plus y. और ये बाकी चीजें जो है इसको ऐसे ही रखो, कुछ नहीं करो इसको, keep it as it is, you don't need it. Okay, so this remains as it is and in the denominator you have x plus 2 the whole square. Again your minus I square becomes plus 1, which means this is plus y square. Now what is the real part over here? The real part is this, right? और उसने बोला है कि रियल पार्ट जो है वो 0 है. अब ये पहले भी बताया है बट जस्ट सो टू रिफ्रेश योर मेमोरी अ बिट, a अपॉन b इज इक्वल टू 0 बेसिकली मीन्स दैट a इज इक्वल टू 0. मतलब न्यूमरेटर 0 बनने वाला है, तो आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम राइटिंग द डिनोमिनेटर. आई एम जस्ट गोइंग टू राइट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0. ओके, अब उसने पूछा है कि ये क्या है, किसका इक्वेशन है, व्हाट इज दिस द इक्वेशन ऑफ. ऑप्शंस में आपके पास है स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, सर्कल और सर्कल. अब अगर आपने कंडीशंस वाला वीडियो देखा है तो बहुत सारी हमने कंडीशंस उसमें देखी थी. हमें इसको कंपेयर करना होता है किसके साथ, हमें इसको कंपेयर करना होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ. अब क्लियरली इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन एंड पेयर ऑफ लाइंस और पॉइंट वाला ऑप्शन है नहीं यहाँ पे, तो आपको अननेसेसरीली डेल्टा निकालने की कोई जरूरत नहीं है. डेल्टा नॉट 0 ही अज्यूम करके चलो. आप निकालो एच स्क्वायर माइनस ए बी. उसके लिए पहले a और जो बाकी सारी चीजें वो लिख तो ले. a 1 है, b भी 1 है, c 0 है, 2h 0 है, h भी 0 है बिकॉज एक्स वाई का टर्म नहीं है यहाँ पे. 2g की वैल्यू 2 है यानी कि g की वैल्यू 1 है एंड 2f की वैल्यू 1 है, मतलब f यहाँ पे आपका 1/2 हो गया. तो h स्क्वायर माइनस ए बी ओवर हियर इज एक्चुअली 0 minus 1 which is -1. अब actually if you didn't do this then also it would have been fine because in that locus वाला video I had mentioned कि अगर आपका डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है और वहां पे ये कोएफिशिएंट्स दोनों सेम है एंड एक्स वाई का टर्म नहीं है, वो सर्कल होता है, ठीक है. बट स्टिल आई हैव एनीवे डन इट एंड प्रूव्ड इट टू यू. एक्स स्क्वायर माइनस ए बी आपको लेस देन 0 आया विच मीन्स इट इज अ सर्कल. अब सर्कल भी डायरेक्टली आपको आंसर नहीं आ गया, आपको उसका रेडियस निकालना है. सर्कल का रेडियस गाइज होता है स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी विच ओवर हियर इज 1 minus 1/4, sorry plus 1/4 minus 0 which is square root of 5/4. जोश में आके आंसर बी मत लिख देना, उसका स्क्वायर रूट है वो, विच इज रूट 5/2. तो इफ यू फॉरगेट दैट रूट ओवर देयर आप 5/4 मार्क करके आ जाओगे, जो कि गलत हो जाएगा, मार्क्स चले जाएंगे नेगेटिव में. नहीं करो वैसा. आंसर इज अ सर्कल ऑफ रेडियस रूट 5/2. नाउ आई एम श्योर दैट यू नोटिस कंपेयर टू द प्रीवियस वन वी वर एबल टू सॉल्व दिस अ बिट क्विकर बिकॉज वो आदत हो जाती है फिर. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट यू डू यू विल बी एबल टू डू इट मोर क्विकली एंड इवेंचुअली आपका टाइम कम होता जाएगा. इवन तो इसमें हमने एक एक्स्ट्रा चीज की, हमने रेडियस भी निकाला, स्टिल वी डिड इट क्विकर देन दैट. या ओके, चलो क्विकली नोट दिस डाउन सो दैट वी कैन मूव टू द नेक्स्ट वन. ये मस्त है, अभी अभी मजा आएगा, अभी थोड़ा कंसेप्चुअल है, नो सॉल्विंग एनी मोर. A, B, C, D are distinct complex numbers such that A minus D upon B minus C and B minus D upon C minus A are purely imaginary. Then C minus D upon B minus A is what? 90% of the kids that I know will directly mark this as purely imaginary and come. And it will be right, but let us first check कि क्यों होता है. ऐसे ही magically तो कुछ हो नहीं जाता, math कर रहे हैं हम. There is a specific methodology behind everything, okay? So let us just quickly understand what is happening here. If I talk about A minus D upon B minus C being purely imaginary, A minus D upon B minus C अगर purely imaginary है, क्या मैं बोल सकती हूँ कि इसका जो argument होगा वो pi by 2 होगा?
या तो प्लस पाई बाय 2 या तो माइनस पाई बाय 2. लेट मी जस्ट टेक इट टू बी पाई बाय 2. आप बोलोगे मैम क्यों? इसलिए क्योंकि मैंने बताया था एक वीडियो में पहले कि जो इमेजिनरी एक्सिस पे लाई करने वाला अगर आप कोई भी पॉइंट लेते हो, बना ही देती हूँ, इमेजिन मत करो, बना देते. ये तो 90 डिग्री एंगल बना रहा है ना, और यहाँ पे लोगे तो -90 बना रहा है. तो मतलब अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी है तो उसका आर्ग्यूमेंट या तो प्लस पाई बाय 2 या तो माइनस पाई बाय 2 रहने वाला है. यहाँ पे फॉर द सेक ऑफ सिंप्लीफिकेशन आई एम जस्ट टेकिंग टू बी पाई बाय 2. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस a माइनस डी बी माइनस सी? a माइनस डी, अगर a और d पॉइंट्स है, b और c पॉइंट्स है, तो ये ए डी और बी सी बोल सकती हूँ मैं. a माइनस डी अपॉन बी माइनस सी इज नथिंग बट, अगर मैंने अभी इसको आप बेसिक आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टीज पे जाओ, इट बेसिकली मीन्स दिस. यानी कि अभी इसका मतलब क्या हो गया कि इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो पाई बाय 2 है. बीच का एंगल पाई बाय 2 होता है. उसका मतलब क्या होता है कि ये दोनों आपस में अभी परपेंडिकुलर हो जाएंगे ना. एडी और बीसी आपस में परपेंडिकुलर हो गए. सिमिलरली ये जो दूसरी कंडीशन दी है उससे मैं बोल सकती हूँ बीडी जो है वो एसी के परपेंडिकुलर हो गया. अभी ए बी सी 3 पॉइंट है और डी कहीं से तो एक और पॉइंट है, और यहाँ पे कुछ तो परपेंडिकुलर वाली चीजें आ रही है, वो भी दो दो. लेट मी जस्ट टेक अ सेफ गेस एंड अज्यूम कि ना यहाँ पे एक थोड़ा ट्रायंगल की बात हो रही है. क्यों? ट्रायंगल ले सकते हो अगर आप ए बी सी, और अगर बीच में अपना एक पॉइंट डी ले लिया तो ये ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, वो नीचे खींच सकते हो, आपको पता है ना ये चीज, ऑल्टीट्यूड है वो. और बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी. अब अगर ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी और बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी है, ये दोनों अगर इस ट्राइंगल के अल्टीट्यूड्स हो गए ना, तो कैन आई से दैट माई डी इज एक्चुअली द ऑर्थो सेंटर. डी इज एक्चुअली द ऑर्थो सेंटर. 9th स्टैंडर्ड में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, दो ऑल्टीट्यूड जिस पॉइंट से पास होते हैं, तीसरा ऑल्टीट्यूड भी उधर से ही जाएगा, दूसरा उसके पास कोई तरीका नहीं है जाने का. तीसरा ऑल्टीट्यूड भी जो है वो वहीं से जाएगा. मतलब जो सी से ऑल्टीट्यूड आप बनाओगे वो भी डी से ही पास होने वाला है. मतलब सी डी भी जो है वो भी ए बी के परपेंडिकुलर हो जाएगा. अगर सी डी भी ए बी के परपेंडिकुलर हो गया, मतलब फिर से इस चीज का जो आर्ग्यूमेंट है वो भी पाई बाय 2 ही होगा. इसका भी आर्ग्यूमेंट अगर पाई बाय 2 है, मतलब ये भी प्योरली इमेजिनरी है. हाँ, जो आपको लग रहा था वही आया आंसर, बट हमने लाया वो, मतलब ऐसा नहीं था कि मैजिकली बन गया जस्ट बिकॉज अच्छा लग रहा था लाइन में, टोन में जा रहे थे हम तो हम मार्क करके आ देंगे. नहीं, देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट एंड इट्स अ क्वाइट सिंपल रीजन. ऐसा भी नहीं है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, बट क्वाइट सिंपल. ओके, so I hope you understood this. काफी easy. There is nothing to write here as such except for the part that वो pi by 2 अगर purely imaginary है, it means that the argument is going to be pi by 2. Okay, all right, awesome. Let's move ahead. Again very simple and थोड़ा हमें डायग्राम बना के सॉल्व करना है. A variable complex number satisfies mod of z minus 3 minus 3i is equal to 3. If I write it in a form that I understand, this is going to be z minus 3 plus 3i is equal to 3, correct? 3 plus 3i, अगर मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट करना है, दैट इज गोइंग टू बी द पॉइंट 3,3. मतलब दिस इज अ सर्कल हुज सेंटर इज एट 3,3 एंड हुज रेडियस इज 3. ऐसा जो सेम पॉइंट्स आते हैं, लोकस वाले वीडियो में मैंने बताया था, इफ एच के आर आर सेम, ये जो सर्कल होता है वो टच करता है दोनों एक्सिस को, वो दोनों एक्सिस को टच करता है, मतलब ये आपका ऐसा बनने वाला है सर्कल. नाउ व्हाट इज z ओवर हियर? आपको बोला है फाई इज द लीस्ट आर्ग्यूमेंट ऑफ z एंड थीटा इज इट्स ग्रेटेस्ट आर्ग्यूमेंट. लेकिन ये z क्या है? z is the set of all points that are lying on the circumference of this circle. If z is the set of all points lying on the circumference of this circle, what you actually have to find is such a point on this circle जिसका सबसे कम आर्ग्यूमेंट है, और एक ऐसा पॉइंट सर्कल पे जिसका सबसे ज्यादा आर्ग्यूमेंट है. ये ना बच्चे कर लेते हैं, बट मोस्टली ना दे जस्ट डू इट बिकॉज वो क्लियरली यहाँ से विजिबल है. बट बेसिक कुछ लोग यहाँ तक कॉम्प्लेक्स नंबर में इतना आगे आने तक यू फॉरगेट द बेसिक कि आर्ग्यूमेंट एक्चुअली होता क्या है. मैथमेटिकली कैलकुलेट करना आता है बट वी फॉरगेट कि वो क्या है. आर्ग्यूमेंट क्या होता है? आर्ग्यूमेंट इज बेसिकली, अगर एक पॉइंट है आपका
एक कॉम्प्लेक्स पॉइंट है, ओके, एंड ओरिजिन तक उसको जो लाइन बना रहे हो आप, इस लाइन का एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनने वाला है उसको आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर मैंने देखा ये वाला जो पॉइंट है, अगर इसका मैंने ओरिजिन तक एक लाइन बनाया, वो एक्स एक्सिस के साथ 0 बनाएगा, मतलब लीस्ट आर्ग्यूमेंट वाला पॉइंट यही होगा, बिकॉज नीचे तो जा नहीं रहा उसके। सिमिलरली इफ यू लुक एट एनी पॉइंट ओवर हियर, this is making an angle of 90 degree. Not any point, there is a specific point actually over there which is 0,3. If you are making this angle with the x-axis is going to be 90 degree. So least argument is 0 and the greatest argument is pi by 2. Pi by 2 minus 0 is of course pi by 2, which is your answer. Yeah? Alright, awesome. ठीक है, तो इसका आंसर पाई बाय 2 है. Again, nothing to specifically note down here, very just a conceptual question. All right, एक शेडेड रीजन गिवन है, यू हैव टू आइडेंटिफाई कि ये क्या है. अगेन वेरी कंसेप्चुअल, कुछ करना है नहीं इसमें. सबसे पहले लेट अस इग्नोर द, वी आर गोइंग टू डू दिस ऑफ कोर्स विद ऑप्शंस. इफ यू लुक एट द शेडेड पार्ट, देयर इज अ सर्कल हियर. यहाँ पे एक सर्कल है जिसका सेंटर -1,0 पे, रेडियस हमें पता नहीं है, एंड इट्स नॉट नीडेड बिकॉज इफ यू लुक एट दिस वेरी केयरफुली, मॉड ऑफ z+1, इफ यू टेक मॉड ऑफ z+1, रेडियस आप निकाल भी सकते हो वैसे. अगर ये -1,0 है और ये पॉइंट अगर 1,0 है, तो दिस डिस्टेंस इज 2, विच मीन्स दैट द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 2. ओके, नाउ this means that the equation of this circle that is given is mod of z+1 is equal to 2. Again, going back to your very basic concept of what this actually means. This means that z+1, ये जो line है ना, ये वाली जो particular line है, ये z+1 होगी. Why? Because z minus of -1. This means that the set of all points जिसका एक end -1,0 पे है, दूसरा end circumference पे है, and that distance is 2. So if I tell you mod of z+1 greater than 2, मतलब क्या, set of all complex lines, sorry not points, complex lines, एक end variable है, दूसरा end -1,0 पे लाई कर रहा है, और वो जो segment का length है वो greater than 2 है. Can I say that this means the exterior of the circumference of the circle? है ना, बिकॉज अगर +2 से बड़ा हो रहा है मतलब बाहर ही जाएगा ना. सिमिलरली अगर लेस देन 2 होता तो अंदर होता. क्लियरली दिस शेडेड रीजन हियर इज लाइंग आउटसाइड, इट इज लाइंग आउटसाइड द सर्कमफरेंस. तो आपके ये दो ऑप्शन ऑटोमेटिकली हो जाते हैं एलिमिनेट. अब आते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पे, विच इज योर आर्ग्यूमेंट. z+1 लाइन अगर है, ये अगर लाइन यहाँ पे z है एंड दिस इज z+1, वी आर स्ट्रेचिंग इट. उसका मैग्नीट्यूड इज नॉट इम्पॉर्टेंट, द आर्ग्यूमेंट इज व्हाट वी आर टेकिंग ओवर हियर. तो यू कैन स्ट्रेच इट, देयर इज नो प्रॉब्लम. ओके, इफ यू वांट टू फाइंड द आर्ग्यूमेंट, इफ आई टेक दिस PQ सेगमेंट, ये PQ अगर मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया तो इसका मुझे आर्ग्यूमेंट कैसे मिलेगा. P पॉइंट इज -1,0, योर Q पॉइंट इज -1 + √2, √2. तो अगर मुझे ये PQ सेगमेंट का आर्ग्यूमेंट, दिस z+1 सेगमेंट इज नाउ गोइंग टू बिकम दिस PQ, राइट. तो ये जो z+1 है इसको सब्ट्रैक्ट करके मिलेगा, इसको सब्ट्रैक्ट करके मिलेगा, मतलब इट विल बी √2 + √2 आयोटा, राइट. √2 + √2 आयोटा गाइस, इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ √2/√2, which is 1, मतलब π/4. Similarly, if you take this over here, अगर ये यहाँ पे अगर मैंने z assume किया, and if I take this as z+1, here I am going to get the argument as -π/4. ये -π/4 है, ये π/4 है. ये थोड़ा ऊपर जाओगे, -π/4 -45 बेसिकली, थोड़ा ऊपर जाओगे -30 होगा, फिर 15, -15, 0, फिर बढ़ेगा 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री. मतलब बेसिकली जो आर्ग्यूमेंट है आपका वो -π/4, किसका आर्ग्यूमेंट ले रहे हैं हम यहाँ पे, z+1 का, वो लाई कर रहा है -π/4 और π/4 के बीच में.
कोई भी नंबर अगर -1 और 1 के बीच में, या इन जनरल कोई भी -a या a के बीच में लाई करता है, दैट बेसिकली मीन्स कि उसका जो मॉड है वो उससे कम है. मतलब अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ z+1 -π/4 और π/4 के बीच में लाई कर रहा है, यू कैन सेफली से दैट इट्स मॉड इज गोइंग टू बी लेस देन π/4, विच इज योर आंसर ऑप्शन है. ओके, यहाँ पे यू कुड हैव टेकन अ सेफ बेट एज वेल. अगर इतना यू विदाउट कैलकुलेटिंग द आर्ग्यूमेंट ऑल्सो यू कुड हैव डन इट, बिकॉज ये अगर ग्रेटर देन वाला रीजन चाहिए तो ये बाहर वाला पार्ट आता, वो एंगल निकालने की जरूरत नहीं थी, बिकॉज आइदर इट इज लेस देन π/4 और ग्रेटर देन π/4, दैट इज व्हाट इज गिवन. वो बीच वाला तो लेस देन ही होगा, एंड फॉर दैट मैटर वो π/2 हो नहीं सकता, बिकॉज π/2 आपको पता है सीधा जाके एक्सिस को कट करता है. ठीक है, तो if your concepts are clear, you might have been able to directly select option A as well. Okay, super. चलो, moving ahead to the last one now. इसमें फिगर नहीं दिया, आपको खुद बनाना है. Consider two sets. Set A is the set of complex numbers z-1 जिसका mod of z-1 is equal to 1. सर्कल है ये, 1,0 पे उसका सेंटर होगा और रेडियस उसका 1 है. तो चलो इसको पहले बना देते हैं. एंड तो बेसिकली ये जो सेट है, इट इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स लाइंग ऑन द सर्कमफेरेंस. ओके, सेट बी जो है, सेट बी इज ऑल्सो अ सेट ऑफ ऑल जेड्स ओनली, एंड हियर द आर्ग्यूमेंट ऑफ z-1 का मॉड इज लेस देन π/3. नाउ वी नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस. इसका मतलब है कि वो जो आर्ग्यूमेंट है वो -π/3 और π/3 के बीच में होगा. चलो, ये सर्कल का सेंटर हो गया. ये अगर मैंने लाइन ले ली, ये लाइन को मैं ले सकती हूँ z-1. ठीक है, अगर ये सर्कमफरेंस पे लाई करने वाला सेगमेंट है, एक्चुअली इट वोंट गो दैट फार, इट इज गोइंग टू बी टिल देयर ओनली, टिल द सर्कमफरेंस, बट इन ऑर्डर टू मेक इट इजियर, ओके, इट विल लाई ऑन द सर्कमफरेंस. व्हाई? बिकॉज ए सेट की वजह से. बी सेट में ऐसा कोई कंडीशन नहीं है. ठीक है, बी सेट के वजह से हम उसको स्ट्रेच कर सकते हैं. नाउ π/3 और -π/3 के बीच में अगर लाई कर रहा है, सो दिस एंगल इज गोइंग टू बी π/3, दिस एंगल इज गोइंग टू बी -π/3. कैन आई सेफली से दैट ये पूरा जो एंगल है, π/3 60, तो ये 60 + 60 दिस एंटायर -π/3 क्यों, नीचे की तरफ हम उसको मेजर कर रहे हैं इसके लिए. ओके, द एंटायर एंगल विल बी 120 डिग्री. तो ये जो बी सेट है, ये पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, बी सेट इज रिप्रेजेंटिंग, एक्चुअली बी सेट नहीं, जो दोनों का इंटरसेक्शन है, इट इज रिप्रेजेंटिंग दैट पार्ट, बिकॉज सर्कल के सर्कमफरेंस के ऊपर लाई करना चाहिए, एंड उसका जो आर्ग्यूमेंट है वो -π/3 से π/3. तो ये जितने भी यहाँ पे नंबर्स आएंगे वो z रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, अब ये लेकिन z-1 का आपको आर्ग्यूमेंट मिल रहा है, बिकॉज दिस लाइन दैट यू हैव मेड हियर, इट इज z-1 नॉट z. z अगर आपको लाइन बनानी है तो z लाइन जो होगी उसका जो दूसरा पॉइंट होगा वो ओरिजिन पे होगा, वो ऐसी आएगी. दैट लाइन इज गोइंग टू बी लाइक दिस. Now, if this whole angle over here is 120 degree, ज्योमेट्री जब आपने पढ़ा था बचपन में, तो आपने सीखा था कि जो एंगल सेंटर पे सबटेंड होता है, जो एक आर्क, इफ एनी आर्क, दिस इज द आर्क ओवर हियर, बाय द वे, नाम अगर मैंने इसको दे दिया ए बी, द आर्क दैट इज सबटेंडिंग सम एंगल थीटा ओवर एट द सेंटर, जो सर्कमफरेंस पे जो वही आर्क जो एंगल सबटेंड करेगा वो उसका आधा होता है. राइट तो अगर ये वाला एंगल 120 डिग्री है तो ये एंगल 60 होगा. अगर ये एंगल 60 है तो दिस इज गोइंग टू बी 30 एंड दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी 30. मतलब बेसिकली आपको ये अंदर वाला पार्ट चाहिए, ये 30. लेट मी इरेज ऑल ऑफ दिस फर्स्ट, अदरवाइज यू कांट सी इट. दिस इज 30 एंड दिस इज 30 एंड दिस इज एक्चुअली व्हाट यू नीड, बिकॉज आपको z-1 का आर्ग्यूमेंट नहीं चाहिए, आपको z का आर्ग्यूमेंट चाहिए. तो इस पॉइंट का, इस पर्टिकुलर पॉइंट का आर्ग्यूमेंट, z का आर्ग्यूमेंट अगर आप देखोगे, द लीस्ट आर्ग्यूमेंट इज -π/6, द ग्रेटेस्ट आर्ग्यूमेंट इज π/6. ओके, तो 30 एंड -30, इफ यू सबट्रैक्ट इट यू आर गोइंग टू गेट not -30, minus of -30 will give you 30 + 30 which is 60. मतलब आपका आंसर है ऑप्शन डी, विच इज π/3. ठीक है, तो जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स, बिकॉज यहाँ पे अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन आई हैव टॉट दिस इन द क्लास, बच्चे डायरेक्टली इसी को कर देते हैं, एंड नो दैट्स नॉट राइट, बिकॉज दैट इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ z-1. अगर आपको z का आर्ग्यूमेंट चाहिए तो आपको ओरिजिन तक जाना पड़ेगा. इट इज द लाइन यू नो दैट इज गोइंग फ्रॉम द ओरिजिन इटसेल्फ. ओके, so the answer for this is 30 + 30 which is 60. Okay, awesome.
Okay. With that, we come to the end of our video. A lot of questions on locus we have seen, and this is what the DIY question I'm giving to you is: if z is not equal to 1 and z square upon z minus 1 is real, then what is the locus of z? This is what you have to solve. Try it and let me know the answer. All right. We will be taking another video on locus जिसमें हम कुछ और special cases देखेंगे. There are a few more conditions of locus जिस पे कुछ questions directly आ सकते हैं. So in the next video, that is what we are going to be seeing. I hope you have understood this video. If you have any doubts, please let me know. You can share this with your friends as well, so that उनको भी थोड़ा locus थोड़ा difficult topic होता है, तो they might also be able to get some benefit out of it. On that note, I will see you next time. Bye bye and take care.